साथियों, मैं हूं अंजू मैम और आपका स्वागत है अंजू एग्जाम अकेडमी में। अगर आपका लक्ष्य यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ 2026 में स्टैटिक्स में शानदार स्कोर करना है तो आज का यह मैराथन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 100 ऐसे एमसीक्यू को हल करेंगे जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ट्रेंड्स और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर आधारित है। मेरा चैलेंज है, अगर आपका 100 प्रश्नों में से 80 से 85 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी एग्जाम लेवल की मानी जाएगी। वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए अंजू एग्जाम अकेडमी। और यदि आप कंप्लीट इसका वीडियो चाह रहे हैं, आज मैराथन 3 है, इससे पहले 2 मैराथन दिया जा चुका है और टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कराया गया है और कराया जा रहा है। आप वहां पर जाकर के अपने तैयारी को बेहतर करिए। और दोस्तों, एक बार बता दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर खूब करिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिले। चलिए, आज का ये रहा पहला प्रश्न। बताइए, विषमता का अर्थ क्या है? बताइए, विषमता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है आंकड़ों का फैलाव, ऑप्शन बी है वितरण की विषमता या असममिति, ऑप्शन सी है वितरण की ऊंचाई, ऑप्शन डी है आंकड़ों का औसत। बताइए क्या होगा? विषमता का अर्थ क्या है? तो विषमता का अर्थ वितरण की विषमता और असममिति है। ऑप्शन बी सही होगा, यानी विषमता का अर्थ होगा वितरण की विषमता और असममिति। यानी विषमता वितरण की सममिति अथवा असममिति का माप है। यह वितरण दोनों ओर समान न होने पर उसे विषम वितरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 202 है, यदि किसी वितरण में मीन मीडियन मोड हो तो, यानी किसी वितरण में मीन बराबर मीडियन, मीडियन बराबर मोड हो तो यह वितरण कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, सममित या द्विशिखरी? दोस्तों बता दूं, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है क्योंकि इससे पहले मैं एक बार मैराथन क्लास लाइव लेने की कोशिश की हूँ। मतलब लाइव क्लास ले रहे थे, लेकिन बहुत बारिश हो रही थी, नेटवर्क इशू की वजह से पूरी क्लास नहीं हो पाई, जिसमें 20 से 25 प्रश्न केवल हल हुआ है। इसलिए मैं दोबारा इन प्रश्नों को हल करूंगी सरसरी निगाहों से। ठीक है, यदि वितरण में मीन बराबर मीडियन, मीडियन बराबर मोड हो तो वो कैसा होगा? सममित वितरण होगा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इन सब प्रश्नों को एक बार कर चुके हैं। धनात्मक विषमता वाले वितरण का सही संबंध कौन सा है? बताइए। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ऑप्शन बी है मोड इज लेस देन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, मीन बराबर मीडियन, मीडियन बराबर मोड। या डी है मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, मीन इज ग्रेटर देन मोड। धनात्मक विषमता वाले वितरण में सही संबंध कौन सा है? तो कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन ए, मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मोड से। ऑप्शन ए सही है। इसका कंप्लीट व्याख्या एक टॉप 20 एमसीक्यू के माध्यम से किया जा चुका है। वो भी मैराथन था लेकिन नहीं पाए। यदि इसका व्याख्या देखना है तो टॉप 20 स्टैटिक्स मतलब एमसीक्यू को देख लीजिए। ऑप्शन प्रश्न नंबर 204 है, ऋणात्मक विषमता वाले वितरण में सही संबंध कौन सा है? मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, या मीन बराबर मीडियन, मीडियन बराबर मोड। और ऑप्शन सी है मीडियन इज ग्रेटर, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। ऑप्शन डी है मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, मीन इज ग्रेटर देन मोड। कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 4, ऋणात्मक विषमता। ऋणात्मक विषमता में मोड बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मीन से। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषमता के संबंध में सही नहीं है? धनात्मक विषमता के संबंध में सही है दिया है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धनात्मक विषमता के संबंध में सही है? वितरण की पूछ बाईं ओर होती है, वितरण की पूछ दाईं ओर होती है, वितरण की पूछ सममित होती है, या तीनों मीन, मीडियन, मोड आपस में बराबर होता है। तो देखिए, जब वितरण यानी जब धनात्मक
विषमता होता है तो क्या होता है, दाईं ओर पूछ दाईं ओर होती है और ऋणात्मक में पूछ बाईं ओर होती है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 206 है, कार्ल पियर्सन के अनुसार विषमता का गुणांक किस पर आधारित है होता है? मध्य और बहुलक पर, ऑप्शन बी है मध्य और माध्यिका पर, ऑप्शन सी है मध्य और मानक विचलन पर, और ऑप्शन डी है बहुलक और मानक विचलन पर। तो कार्ल पियर्सन के अनुसार विषमता का गुणांक माध्य और बहुलक यानी मीन और मोड पर आधारित है। किसका? कार्ल पियर्सन का जो विषमता गुणांक है माध्य और बहुलक पर आधारित है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 207 है, यदि किसी वितरण का विषमता गुणांक शून्य हो तो वितरण कैसा होगा? ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है सममित, ऑप्शन डी है द्विशिखरी। तो क्या होगा? जब विषमता गुणांक शून्य होगा तो सममित यानी सिमेट्रिकल स्क्यूनेस होगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 208 है, कार्ल पियर्सन के अनुसार यदि बहुलक ज्ञात न हो तो विषमता गुणांक का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए है 3 मीन माइनस मीडियन, मतलब 3 है उसके बाद कोष्टक लगा है मीन माइनस मीडियन और डिवाइडेड स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब मानक विचलन होता है। ऑप्शन बी है मीन माइनस मीडियन और डिवाइडेड स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन माइनस मोड और डिवाइडेड वेरिएंस, और ऑप्शन डी है मीडियन माइनस मीन डिवाइडेड स्टैंडर्ड डिविएशन। बताइए प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो कार्ल पियर्सन के अनुसार बहुलक ज्ञात न हो तो विषमता गुणांक का सूत्र ऑप्शन ए यानी 3 कोष्टक में मीन माइनस मीडियन और डिवाइडेड स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑप्शन ए होगा। और ये भी देख लीजिए, आइए बताते हैं कि जब बहुलक ज्ञात हो तो क्या होगा। अभी आगे देखेंगे। यदि बहुलक ज्ञात नहीं होता है तो कार्ल पियर्सन के अनुसार विषमता गुणांक क्या होगा? तो यही एस के बराबर 3 मीन माइनस मीडियन और डिवाइडेड स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। धनात्मक विषमता में वितरण की पूछ किस दिशा में होती है? प्रश्न नंबर 9, दाईं ओर, बाईं ओर, दोनों ओर समान कोई पूछ नहीं होती है। तो जो धनात्मक विषमता में वितरण की पूछ दाईं ओर होती है, धनात्मक में किधर होती है? दाईं ओर होती है, और ऋणात्मक में बाईं ओर होती है। ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस वाला होता है और इधर माइनस वाला होता है। जब प्लस पूछेगा धनात्मक विषमता में वितरण की पूछ किधर होगा, तो आप जिधर बैठे हैं आपके दाहिने तरफ, और विषम वितरण ऋणात्मक विषमता में वितरण की पूछ किधर होगी? बाईं ओर होगी। आप जहां से बैठे हैं वहीं से देख लीजिए। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, ऋणात्मक विषमता का में वितरण की पूछ किस दिशा में होगी? दाईं ओर, बाईं ओर, दोनों ओर समान या ज्ञात नहीं की जा सकती, कोई पूछ नहीं होती है। बताइए। तो ऋणात्मक विषमता में वितरण की पूछ देखिए, धनात्मक में दाईं ओर थी तो ये क्या होगा? बाईं ओर होगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11, सममित वितरण में विषमता गुणांक का मान क्या होता है? बताइए। +1, -1, 0, 100। सममित, ये प्रश्न ऊपर बताया जा चुका है, लेकिन ये प्रश्न उलटकर वही प्रश्नों को उलटकर पूछ रहा है। बताइए। तो सममित वितरण में विषमता गुणांक 0 होता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। जब ये भी प्रश्न पूछता है कि प्रश्न ऊपर बना है कि विषमता गुणांक जब 0 होगा तो वितरण कैसा होगा? तो सममित था। यहाँ पे प्रश्न उलट दिया है कि सममित वितरण में विषमता गुणांक कितना होगा? तो 0 होगा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 12 है, धनात्मक विषमता में मीन मीडियन का संबंध कैसा होता है? बताइए। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, और ऑप्शन बी है मीन इज लेस देन मीडियन, ऑप्शन सी है मीन बराबर मीडियन, ऑप्शन डी है निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 12, तो धनात्मक विषमता में मीन और मीडियन का संबंध मीन इज ग्रेटर देन मीडियन होगा। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 213 है, ऋणात्मक विषमता में मीन और मीडियन का संबंध कैसा होता है? ऑप्शन ए है मीडियन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, और ऑप्शन बी है मीन इज लेस देन मीडियन, ऑप्शन सी है मीन बराबर मीडियन, और ऑप्शन डी है
मीन बराबर मोड, बताइए प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो धनात्मक में क्या बताए थे, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक में क्या होगा, उसका उल्टा होगा, मीन इज लेस देन मीडियन। ऑप्शन बी सही होगा, 13 का बी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा वितरण पूर्णतः सममित होता है? ऑप्शन ए है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी है पॉजिटिवली स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और ऑप्शन डी है बिमडोल डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए, प्रश्न एक बार और देख लीजिए, पूर्णतः सममित वितरण कब होगा? तो ऑप्शन ए सही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पूर्णतः सममित वितरण होगा, 14 का ए। प्रश्न नंबर 15 है, यदि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड हो तो वितरण कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, सममित, द्विप, शिखरी। वही प्रश्न बस रिपीट हो रहा है, बस उलट पुलट करके। यदि आप लोग पहले वाला प्रश्न ध्यान से देखे होंगे तो ये तुरंत कर ले जाएंगे। तो देखिए, जहाँ पे मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मोड से, तो वहाँ पे धनात्मक वितरण होगा। वही जब पलट देगा कि मोड बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा है मीन से, तो वहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 2016 है 216 है, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन हो तो वितरण कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, सममित, समान। तो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 13 है, विषमता किसका मापक है? ऑप्शन ए है फैलाव, ऑप्शन बी है असममिति, ऑप्शन सी है ऊंचाई, ऑप्शन डी है सहसंबंध। तो किसका माप है? असममिति का, ऑप्शन बी सही है, यानी सिमेट्री। ऑप्शन प्रश्न नंबर 18 है, यदि वितरण सममित हो तो मीन, मीडियन और मोड का संबंध क्या होगा? सममित, मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मोड से, या ऑप्शन बी है मोड बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मीन से, या ऑप्शन सी है तीनों आपस में बराबर होंगे, ऑप्शन डी है मीन बड़ा होगा मोड से, मोड बड़ा होगा मीडियन से। तो सममित में यानी सिमेट्रिकल में वितरण, जब सिमेट्रिकल वितरण है तो मीन, मीडियन और मोड आपस में एक दूसरे से बराबर होंगे, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने विषमता गुणांक का प्रतिपादन किया था? हु प्रोपाउंडेड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी निम्नलिखित में से किसने विषमता का गुणांक प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी है पौले, ऑप्शन सी है केली और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, कार्ल पियर्सन और बौले और केली तीनों ने विषमता का गुणांक का प्रतिपादन किए हैं, ऑप्शन डी सही होगा। बौले की विषमता गुणांक किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन पे, ऑप्शन सी है बी है क्वार्टिल्स पे, ऑप्शन सी है मोड और मीन पे, ऑप्शन डी है मीन और मीडियन पे। तो देखिए, बोले का विषमता गुणांक है वह क्वार्टिल पे आधारित है, Q1, Q2, Q3 पे, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, बोले की विषमता गुणांक का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है Q1 प्लस Q2, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 और डिवाइडेड Q3 माइनस Q1, ऑप्शन बी है मीन माइनस मोड डिवाइडेड ST, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड SD और ऑप्शन डी है P90 माइनस P10 डिवाइडेड 2। अभी ऊपर क्लियर किया गया है, यदि आप उस प्रश्न को ध्यान से
देखे होंगे तो इस प्रश्न का आंसर अपने आप लेकर चले जाएंगे, यानी प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो गोले के विषमता गुणांक किस पे आधारित है? क्वार्टिल पे, यानी Q1 Q2 Q3 पे। तो इसमें जहां पे बस वही दिया है वही आंसर होगा। ऑप्शन है Q3 + Q1 - 2Q2 और डिवाइडेड Q3 - Q1। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी, प्रश्न नंबर 22 है, केली का विषमता गुणांक किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है मीन पे, ऑप्शन बी है क्वार्टिल पे, ऑप्शन सी है परसेंटाइल्स और डेसिल्स पे, और ऑप्शन डी है मोड पे। केली का विषमता गुणांक किस पर आधारित है, बताइए। तो किस पे है? परसेंटाइल्स और डेसिल्स पे। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमता के संबंध में सही है? यह वितरण समित असमित को मापती है। ऑप्शन बी है, यह वितरण के फैलाव को मापती है। ऑप्शन सी है, यह वितरण की ऊंचाई को मापती है। ऑप्शन डी है, यह संबंध को मापती है। बताइए कौन सा होगा? प्रश्न देखिए, ऑप्शन यहाँ पे। तो क्या होगा? यह वितरण की समिति और असमिति को मापती है। ऑप्शन ए सही होगा। अब दोस्तों इतना तक प्रश्न कंप्लीट किए जा चुके थे पहले वाले सेशन में, जब लाइव क्लास लेने को थी, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पाया था। अब हम लोग यहाँ से नए प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे। बताइए, यदि किसी वितरण का विषमता गुणांक धनात्मक हो तो इसका अर्थ क्या है? वितरण सममित है। ऑप्शन बी है वितरण की बाईं ओर झुकाव है। ऑप्शन सी है वितरण दाईं ओर झुका हुआ है। ऑप्शन डी है वितरण द्विशिखरी है। 24। ये प्रश्न उन्हीं सभी प्रश्नों से रिलेटेड है। यदि उन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो इन प्रश्नों को का उत्तर आप लोग अपने आप कर ले जाएंगे। तो क्या होगा? जब वितरण का विषमता गुणांक धनात्मक होगा तो वो दाईं ओर झुका रहेगा। ये बताइए कि यदि वितरण का विषमता गुणांक ऋणात्मक होगा तो इसका अर्थ क्या होगा? तो उसका अर्थ यही होगा कि वितरण बाईं ओर झुका होगा। देखिए, आप लोग अपने मन में बैठा लीजिए। देखिए, ये पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ठीक। तो जब धनात्मक इधर जाएगा तो किधर जा रहा है? दाहिने तरफ। अरे बस याद करिए, आप याद करने के लिए बता रही हूँ। और यदि ऋणात्मक होगा तो कैसा वितरण होगा? इधर जाएगा, मतलब मन में बैठा लीजिए, बाईं तरफ जाएगा। तो जब वितरण का विषमता गुणांक धनात्मक है तो वितरण कैसा होगा? तो वितरण दाईं ओर झुका होगा, इधर 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 झुका होगा, अपने दाईं तरफ, आपके दाहिने हाथ की तरफ। और वही वितरण ऋणात्मक होगा तो वह आपके दाहिने तरफ, आपके दाहिने अरे बाएं तरफ झुका होगा। इधर बायां है, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। याद कर लीजिए, कभी भूलेगा नहीं। ऑप्शन सी सही होगा। यही सब दिया है। धनात्मक वितरण विषमता का अर्थ वितरण की लंबी पूंछ दाईं ओर होती है। प्रश्न नंबर 25 है, यदि किसी वितरण का विषमता गुणांक ऋणात्मक है तो इसका अर्थ क्या होगा? वितरण दाईं ओर झुकेगा, वितरण सममित है, वितरण बाईं ओर झुकेगा, वितरण सामान्य होगा। अभी बताएंगे, यदि आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो बताइएगा जरूर। तो देखिए, आप सबसे पहले ये बना लीजिएगा चतुर्थांश। यदि आप पढ़े होंगे, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो जरूर ये पता होगा, ठीक है। तो जब पूछेगा कि विषमता का गुणांक ऋणात्मक है तो देखिए ऋणात्मक किधर आता है? तो ये ऋणात्मक किधर है? आपके बाएं तरफ है, यानी बाईं ओर झुका होगा। वहीं जब धनात्मक पूछ देगा तो ये किधर है? आपके दाहिने तरफ है, तो वो दाहिने तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है? ऋणात्मक पूछा है, तो बाईं तरफ होगा। ऑप्शन सी होगा, 25 का सी। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा वितरण विषमता से मुक्त होता है? धनात्मक वितरण, ऋणात्मक वितरण, सामान्य वितरण या द्विशिखरी वितरण? तो देखिए, जो वितरण का विषमता मतलब जो वितरण विषमता से मुक्त होता है वह सामान्य वितरण होता है। ऑप्शन सी सही होगा, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वितरण विषमता से मुक्त होता है। प्रश्न पलट भी सकता है कि सामान्य वितरण कैसा होता है, ऊपर पूछ भी चुका है। ऑप्शन सी सही है, यानी सामान्य वितरण पूर्ण सममित होता है, इसका वितरण गुणांक शून्य होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, पूर्ण सममित होता है और इसका वितरण गुणांक विषमता गुणांक शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों प्रश्न ऊपर बन चुका है और बनने की भी संभावना है। पूछ देगा कि सामान्य वितरण का विषमता गुणांक कितना होता है? शून्य होता है। और जब विषमता गुणांक शून्य है तो वितरण कैसा होगा? तो पूर्णतः सममित होगा। यही उलट पुलट का प्रश्न बनने की संभावना रहती है।
प्रश्न नंबर 27 है, विषमता का अध्ययन यानी स्क्यूनेस का अध्ययन मुख्यतः किस उद्देश्य से की जाती है? ऑप्शन देखिए, विषमता का अध्ययन मुख्यतः किस उद्देश्य से की जाती है? वितरण की समिति जानने के लिए, ऑप्शन बी है औसत ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन डी है प्रसरण ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन डी है सहसंबंध ज्ञात करने के लिए। प्रश्न नंबर 27, तो विषमता का अध्ययन मुख्यतः वितरण की समिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, सामान्य वितरण में विषमता गुणांक का मान कितना होता है? +1, -1, 0, 0.5। 28, तो सामान्य वितरण में विषमता गुणांक का मान 0 होता है, ऑप्शन सी सही है। यानी समान वितरण यानी पूर्ण समित होता है, इसका विषमता गुणांक 0 होता है। अब अगला प्रश्न है, कुकुंदता यानी क्रूटोसिस का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है वितरण में फैलाव, ऑप्शन बी है वितरण में सममिति, ऑप्शन सी है वितरण की नुकीलापन और चपटापन, ऑप्शन डी है सहसंबंध। तो कुकुंदता यानी क्रूटोसिस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कि वितरण नुकीला है या चपटा है, यानी थिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और वही जो विषमता था तो क्या बताता था, वह वितरण की सममिति या असमिति से संबंधित था। और क्रूटोसिस किससे संबंधित है? वितरण की नुकीलापन या चपटापन पर आधारित है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है, सामान्य वितरण को कुकुंदता के आधार पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्रूटोसिस के आधार पर क्या कहा जाता है? लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, ऑप्शन सी है मेसोकर्टिक, ऑप्शन डी है धनात्मक विषम। तो सामान्य वितरण में क्रूटोसिस के आधार पर मतलब सामान्य वितरण को क्रूटोसिस के आधार पर मेसोकर्टिक कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों प्रश्न 30 प्रश्न सही हो गए हैं आपके। अब तक कितने प्रश्न सही आप लोगों ने किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों याद दिला दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा, ताकि और कमेंट करके भी बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। कोई भी कमी हो तो बताइएगा जरूर, मैं उसको सुधार करूंगी। प्रश्न नंबर 31 है, ऑप्शन ए है प्रश्न है लेप्टोकर्टिक वितरण की मुख्य विशेषता क्या है? लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक हम लोग पढ़ लिए कि समान वितरण के लिए मेसोकर्टिक होता है। अब बताइए क्रूटोसिस 3 प्रकार की होती है। क्लियर कर दो कि क्रूटोसिस 3 प्रकार की होती है, लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक समान वितरण में जो समान वितरण होता है उसमें क्रूटोसिस मेसोकर्टिक प्रकार का होता है। अब बताइए लेप्टोकर्टिक वितरण की मुख्य विशेषता क्या होती है? अधिक चपटा होता है, सामान्य नुकीलापन होता है, अधिक नुकीला होता है या सममित नहीं होता है? बताइए 31 नंबर का प्रश्न। देखिए जो लेप्टोकर्टिक वितरण होता है वह कैसा होता है? अधिक नुकीला होता है। यानी जो लेप्टोकर्टिक वितरण होता है वो अधिक नुकीला होता है, ऑप्शन मोर पिक, ऑप्शन सी सही होगा। यानी लेप्टोकर्टिक वितरण सामान्य वितरण की तुलना में अधिक ऊंचा और नुकीला होता है। प्रश्न 32 है, प्लेटिकर्टिक वितरण की मुख्य विशेषता क्या है? अधिक नुकीला होता है, समान नुकीलापन होता है, अधिक चपटा होता है, विषम होता है। तो प्लेटिकर्टिक वितरण की मुख्य विशेषता होती है कि वह अधिक चपटा होता है। कैसा होता है? अधिक चपटा। प्लेटिकर्टिक, प्लेटी से समझ में आता है कि प्लेट यानी अधिक चपटा होता है। और ऊपर हम लोग क्या देखे हैं? लेप्टिकर्टिक, लेप्टी का मतलब लॉन्ग, लेप्टोकर्टिक मतलब एल से लॉन्ग, मतलब कॉन्सेप्ट बैठाइए, ये कोई मतलब मजरा नहीं है, बस हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। एल से लॉन्ग तो मोर थिकनेस यानी उसकी अधिक ऊंचाई होगी, और पी से प्लेटी तो मतलब समतल होगा, अधिक चपटा होगा। याद कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से, 1 हफ्ते की बात है, याद कर ले जाएंगे आप लोग। यानी प्लेटिकर्टिक वितरण समान वितरण की अपेक्षा अधिक चपटा होता है, फ्लैटर होता है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा वितरण सामान्य वितरण से अधिक नुकीला होता है?
बताइए। ऑप्शन ए है मेसोकर्टिक, ऑप्शन बी है प्लेटिकर्टिक, ऑप्शन सी है लेप्टोकर्टिक और ऑप्शन डी है सममित। तो क्या पूछा है? अधिक नुकीला, सामान्य से अधिक नुकीला, नुकीला मतलब लॉन्ग। एल से ढूंढिए कौन सा है, एल से लेपोकर्टिक। ऑप्शन सी सही होगा। और वही जब चपटा पूछेगा तो प्लेटिकर्टिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा वितरण सामान्य वितरण से अधिक चपटा होता है? वही प्रश्न है, बस घुमा फिरा कर पूछ रहा है। लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, धनात्मक विषम। चपटा में कौन होगा? प्लेटिकर्टिक। ऑप्शन सी सही है। 34 का सी सही है। प्लेटिकर्टिक वितरण में शिखर अपेक्षाकृत नीचा और चौड़ा होता है, इसलिए सामान्यतः वितरण से अधिक चपटा होता है। प्रश्न नंबर 35 है, कुकुदता किसका माप है? बताइए। क्रूटोसिस किसका माप है? अभी बताया गया है। फैलाव का है यानी डिस्प्रेशन का है, असमित यानी एसिमेट्री का है, नुकीलापन यानी पिकनेस का है, सहसंबंध कोलोरेशन का है। बताइए। 35। तो क्रूटोसिस किसका माप है? तो नुकीलापन का है। ऑप्शन सी सही होगा। और विषमता असीमिति सममिति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 36, मेसोकर्टिक वितरण का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वितरण, लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, धनात्मक विषम वितरण। 36 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो सामान्य वितरण मेसोकर्टिक वितरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? 36 का ए होगा। सामान्य वितरण मेसोकर्टिक वितरण का उदाहरण है, यानी सामान्य वितरण क्रूटोसिस के आधार पर मेसोकर्टिक कहलाता है। लेप्टोकर्टिक और मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक ये तीनों क्लियर हो चुका है। देखिए, प्लेटिकर्टिक अधिक चपटा होता है, लेप्टोकर्टिक अधिक नुकीला होता है, और जो मेसोकर्टिक होता है वह सामान्य वितरण के लिए होता है। 3 प्रकार के क्रूटोसिस होता है, लेप्टो, मेसो और प्लेटी। प्रश्न नंबर 37 है, यदि किसी वितरण में शिखर सामान्यतः वितरण से अधिक ऊंचाई हो तो वितरण क्या कहलाएगा? प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और सममित। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप लोग इसका उत्तर कर बताइए। यदि किसी वितरण का शिखर सामान्य वितरण से अधिक ऊंचा हो तो किस प्रकार का वितरण कहलाएगा? तो वह लेप्टोकर्टिक कहलाएगा। उत्तर ऊपर क्लियर करवाया जा चुका है। प्रश्न नंबर 38 है, यदि किसी वितरण का शिखर सामान्य वितरण से कम ऊंचा और अधिक चौड़ा हो तो वितरण क्या कहलाएगा? यानी उसकी ऊंचाई कम है लेकिन चौड़ाई अधिक है, तो वह कैसा वितरण कहलाएगा? लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, धनात्मक। तो कैसा होगा? प्लेटिकर्टिक। यानी जो देखिए, जो स्क्यूनेस है यानी क्रूटोसिस है, स्क्यूनेस नहीं, ये गलत हो गया। क्रूटोसिस जो है वो 3 प्रकार का होता है, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक। लेप्टोकर्टिक में इसकी ऊंचाई अधिक होती है, मतलब इसका शिखर ऊंचा होता है। मेसोकर्टिक में सामान्य होता है और प्लेटिकर्टिक में कम ऊंचा होता है लेकिन अधिक चौड़ा होता है। और ये भी प्रश्न आ जाएगा कि क्रूटोसिस कितने प्रकार का होता है? तो 3, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक। भूलिएगा नहीं। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सी सही होगा, प्लेटिकर्टिक। प्रश्न नंबर 39 है, कुकुदता यानी क्रूटोसिस, कुकुदता का इंग्लिश क्रूटोसिस होता है, का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ये बताया गया है। यदि आप लोग बताना चाहें तो बताइए। वितरण के फैलाव को, वितरण की असमिति को, वितरण के नुकीलेपन और चपटेपन को, सहसंबंध। तो क्रूटोसिस का अध्ययन वितरण के नुकीलेपन और चपटेपन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। विषमता का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेप्टोकर्टिक वितरण के संबंध में सही है? इसका शिखर सामान्य वितरण से अधिक ऊंचा होता है। ऑप्शन बी है, इसका सामान्य वितरण अधिक चपटा होता है। इसका शिखर सामान्य वितरण से समान होता है। यह सदैव धनात्मक होता है। बताइए। प्रश्न नंबर 38, लेप्टोकर्टिक, एल से लॉन्ग, याद करिएगा। 40, प्रश्न नंबर 40, तो क्या होगा? इसका शिखर क्या होगा? सामान्य वितरण से अधिक ऊंचा होगा। लेप्टो का मतलब लॉन्ग, मतलब
ऊंचा अधिक होगा। ट्रिक के माध्यम से याद करिए। लेप्टो एल से शुरू होता है, लॉन्ग भी एल से होता है, तो उससे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लेप्टोकर्टिक वितरण में इसका शिखर समान वितरण से अधिक ऊंचा होगा। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटिकर्टिक वितरण के संबंध में सही है? बस प्रश्न को इधर उधर घुमा रहा है, किसी तरह भी प्रश्न बनेगा तो आप लोग गलत मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िए। बताइए प्लेटिकर्टिक, मैं बताई ट्रिक कि प्लेटी जब आ जाएगा तो प्लेट को देखिएगा, प्लेट क्या लंबा है कि चौड़ा है? लंबाई से चौड़ाई इसकी अधिक होती है, तो क्या होगा प्लेटिकर्टिक में? इसका शिखर समान वितरण से अधिक ऊंचा है। ऑप्शन बी है इसका शिखर समान वितरण से अधिक चौड़ा है। चपटा है, इसका शिखर समान वितरण के समान है। और ऑप्शन डी है यह सदैव सममित होता है। प्रश्न नंबर 41, तो इसमें क्या होता है? प्लेटिकर्टिक में प्लेट कैसा होता है? यह समान शिखर वितरण में अधिक चपटा होता है, यानी इसकी ऊंचाई कम और चौड़ाई ज्यादा होती है। ऑप्शन बी सही होगा, प्लेटिकर्टिक। प्रश्न नंबर 42 से बताइए सामान्य वितरण में क्रोटोसिस किस प्रकार का होता है? लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक या मेसोकर्टिक या धनात्मक? लेप्टोकर्टिक में लॉन्ग होता है, प्लेटिकर्टिक में लॉन्ग कम, मतलब ऊंचाई कम और चौड़ाई ज्यादा होती है। मेसोकर्टिक में सामान्य वितरण होता है। सामान्य वितरण में क्रोटोसिस मेसोकर्टिक प्रकार का होता है। ऑप्शन न अधिक लंबा होता है न अधिक चौड़ा होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्रोटोसिस के आधार पर मेसोकर्टिक सामान्य वितरण होता है। इसे मानक वितरण भी माना जाता है। किसको? ये भी प्रश्न आ सकता है कि मानक वितरण किसे माना जाता है? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मेसोकर्टिक को क्या कहा जाता है? मानक वितरण भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि मानक वितरण किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रोटोसिस के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पे दिया है नहीं। देखिए प्रश्न हल करते समय ना जहां पे नहीं है सही है इस पे गोला मार लीजिएगा, वरना प्रश्न आते हुए भी सही करेंगे लेकिन वो गलत हो जाता है। ऑप्शन ए है यह वितरण के नुकीलेपन का माप है, यह वितरण के असमिति का माप है, मेसोकर्टिक समान वितरण को दर्शाता है। ऑप्शन डी है प्लेटोकर्टिक वितरण अधिक चपटा होता है। सही नहीं है। तो देखिए यह वितरण के नुकीलेपन का माप है, जी बिल्कुल है। या मेसोकर्टिक जो है समान वितरण को दर्शाता है, जी। प्लेटिकर्टिक अधिक चपटा होता है, जी। लॉन्गोकर्टिक अधिक ऊंचा होता है। ऑप्शन जो यह वितरण के असमिति को मापता है, तो जी नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी सही होगा, नहीं पूछा है। ये बताइए कि वितरण के असमिति को कौन मापता है? देखिए असमिति का माप विषमता यानी स्क्यूनेस है, हम लोग जो ऊपर पढ़ चुके हैं उसका कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। जबकि क्रोटोसिस वितरण के नुकीलेपन और चपटेपन का माप है। ध्यान दीजिए असमित का माप विषमता है जबकि वितरण और नुकीलेपन का माप क्रोटोसिस है। प्रश्न नंबर 44 से बताइए सांख्यिकी में क्रोटोसिस शब्द का अर्थ क्या है? औसत, प्रसरण, नुकीलापन, सहसंबंध। तो सांख्यिकी में क्रोटोसिस का अर्थ होता है नुकीलापन, पिक्डनेस। ऑप्शन सी सही होगा। यानी क्रोटोसिस शब्द का प्रयोग वितरण के शिखर के आकार अर्थात उसके नुकीलेपन या चपटेपन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से क्रोटोसिस का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक और ऑप्शन डी है धनात्मक कर्टिक। क्रोटोसिस का कौन सा प्रकार नहीं है? तो देखिए ऊपर हम लोग पढ़े हैं लेप्टोकर्टिक भी है और मेसोकर्टिक भी है और प्लेटोकर्टिक भी है, लेकिन धनात्मक नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो धनात्मक कर्टिक होगा। ऑप्शन डी सही होगा। यानी क्रोटोसिस केवल 3 प्रमुख प्रकार है, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। प्रश्न नंबर 246 है, लेप्टोकर्टिक वितरण की तुलना किससे की जाती है? सामान्य वितरण से, द्वीप शिखरी वितरण से, धनात्मक वितरण से, सामान्य समय श्रेणी से। लेप्टोकर्टिक 46। तो लेप्टोकर्टिक का वितरण की तुलना सामान्य वितरण से किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। लेप्टोकर्टिक तथा प्लेटिकर्टिक दोनों की तुलना सामान्य वितरण से की जाती है। प्रश्न नंबर 247 है, मेसोकर्टिक वितरण की प्रमुख विशेषता क्या है? मेसोकर्टिक
सामान्य नुकीलेपन, अत्यधिक नुकीलापन, अधिक चपटा, अत्यधिक विषमता। मेसो, मेसो से मतलब ट्रिक्स अपने दिमाग में बैठाइए। मेजर, मेसो से मेजर मतलब सामान्य होगा, मेजर। ऑप्शन ए होगा 47 का ए, यानी मेसोकार्टिक वितरण की प्रमुख विशेषता होती है कि सामान्य नुकीलापन वाला होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 48 है, सहसंबंध का अर्थ क्या है। अब दूसरा सेगमेंट कोलरेशन स्टार्ट हुआ। अब तक हम लोग क्या क्या क्लियर किए हैं, स्क्यूनेस यानी विषमता, और दूसरा टॉपिक क्रूटोसिस। अब हम लोग सहसंबंध को क्लियर करेंगे। और हम लोग जो 3 मैराथन कंप्लीट किए हैं टॉपिक वाइज है, और इसके बाद हम लोग जो मैराथन चालू करेंगे तो 65 प्रश्नों का मॉडल पेपर के रूप में चालू करेंगे, और साथ में छोटा छोटा टारगेट करके यूनिट वाइज 30 प्रश्नों का टॉपिक वाइज भी कराया जा रहा है। आप उसको भी देखिए, प्लेलिस्ट बना है, आप लोग वहां से जाकर क्लियर करिए। सहसंबंध का अर्थ क्या है, 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध, केवल औसत ज्ञात करना, प्रसरण मापना, वर्गीकरण करना। बताइए सहसंबंध का अर्थ क्या है। 48, प्रश्न नंबर 48। तो देखिए स्क्यूनेस यानी विषमता से क्या असमिति मापते थे, और क्रोटोसिस से नुकीलापन मापते थे, और सहसंबंध से क्या मापते हैं, 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन ए सही है। सहसंबंध से 2 या 2 से अधिक चरों के बीच के संबंध को मापते हैं। संबंध, सहसंबंध 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध की दिशा मात्रा को दर्शाता है। चलिए प्रश्न नंबर 49 है, सहसंबंध का गुणांक किसके बीच होता है, 0 से 1, -1 से +1, -2 से +2, और 0 से अनंत के बीच में। 49, तो सहसंबंध का गुणांक मतलब सहसंबंध गुणांक किसके बीच में होता है, तो -1 और +1 के बीच में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। सहसंबंध का गुणांक किसके किसके बीच में होता है, -1 और +1 के बीच में होता है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कब होगा, प्लस जब 1 होगा तब। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध माइनस होगा तब, और कोई संबंध नहीं होगा 0 होगा तब। यानी +1 होगा तो पूर्ण सहसंबंध होगा, -1 होगा तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा, और 0 होगा तो कोई संबंध नहीं होगा। इस प्रकार सहसंबंध -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, और सहसंबंध गुणांक को R से डिनोट किया जाता है। प्रश्न 50 है, यदि सहसंबंध गुणांक +1 हो तो इसका क्या अर्थ है, बताइए। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, कोई संबंध नहीं, आंशिक सहसंबंध। प्रश्न नंबर 50, हम लोग आधे प्रश्नों को कवर कर ले गए और आधे बाकी हैं, जल्दी जल्दी उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो मॉडल पेपर आएगा, और ये क्लियर करिएगा कि मॉडल पेपर में क्या यूपी जीके और कंप्यूटर भी शामिल किया जाए, या बस स्टैटिक्स का, एक बार क्लियर करके जरूर बताइएगा। कंप्लीट 100 MCQ मॉडल के रूप में लाएं, या केवल 65 प्रश्न लाएं। तो क्या पूछा है, +1 अभी ऊपर बताई हूं कि क्या होगा, पूर्ण सहसंबंध होगा। अभी ऊपर क्लियर किया गया है कि देखिए जब +1 होगा तो पूर्ण सहसंबंध होगा, माइनस होगा तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा, 0 होगा तो कोई संबंध नहीं होगा। ये अपने दिमाग में बैठा ले गए तो कई प्रश्न हल हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न हल हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 51 है, यदि सहसंबंध गुणांक -1 हो तो इसका अर्थ क्या होगा, बताइए क्या होगा, तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा। इधर उधर नहीं देखने का, कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रश्न क्लियर। प्रश्न नंबर 52 है, यदि सहसंबंध कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 हो तो इसका क्या अर्थ है, धनात्मक होगा, पूर्ण ऋणात्मक होगा, कोई संबंध नहीं होगा, पूर्ण रैखिक होगा। तो क्या होगा, कोई संबंध नहीं होगा। देखिए जब +1 होगा तो पूर्ण धनात्मक होगा, +1 होगा तो पूर्ण धनात्मक होगा, -1 होगा तो क्या होगा, पूर्ण ऋणात्मक होगा। जब 0 होगा तो कोई संबंध नहीं होगा। याद करिए। प्रश्न नंबर 53, सहसंबंध के जनक किसे माना जाता है, कार्ल पियर्सन को, फ्रांसिस गाल्टन को, R.F. फिशर को, बोबले को। प्रश्न नंबर 53, सहसंबंध का जनक किसे माना जाता है, तो फ्रांसिस गाल्टन को। ऑप्शन बी सही होगा। फ्रांसिस गाल्टन को सहसंबंध की अवधारणा का जनक माना जाता है। बाद में कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक का गणितीय सूत्र विकसित किया था। प्रश्न आ जाएगा, फादर ऑफ कोरिलेशन,
फ्रांसिस गाल्टन। और कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी सहसंबंध गुणांक, गणितीय सूत्र विकसित किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 प्रश्न क्लियर हो रहा है। फादर ऑफ कोरिलेशन फ्रांसिस गाल्टन, और वही कोरिलेशन कोफिशिएंट का गणितीय सूत्र विकसित कार्ल पियर्सन ने किए थे। प्रश्न नंबर 54 है, कार्ल पियर्सन द्वारा प्रतिपादित सहसंबंध गुणांक को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 54 है, कार्ल पियर्सन द्वारा प्रतिपादित सहसंबंध गुणांक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे स्पीयरमैन सहसंबंध, ऑप्शन बी है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, ऑप्शन डी है कैंडल सहसंबंध गुणांक, और ऑप्शन डी है बोमले सहसंबंध गुणांक। प्रश्न नंबर 54, देखिए ये तो सीधा सीधा है कि जो मतलब वो करेगा वही होगा। तो कार्ल पियर्सन द्वारा प्रतिपादित सहसंबंध गुणांक, तो कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक ही कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, 54 का बी। प्रश्न नंबर 55 है, यदि एक चर बढ़ने पर दूसरा चर भी बढ़े तो यह सहसंबंध कैसा कहलाएगा? धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध। ऑप्शन डी है वक्र सहसंबंध। बताइए, यदि एक चर बढ़ने पर दूसरा चर भी बढ़े तो यह कैसा सहसंबंध कहलाता है? तो जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, यानी एक प्लस हो रहा है तो दूसरा भी प्लस हो रहा है, तो कैसा होगा? धनात्मक सहसंबंध होगा। ऑप्शन ए सही होगा। यानी जब दोनों चर एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं, अर्थात बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है तो, और एक घटने पर दूसरा भी घटता है, तो ऐसा कैसा संबंध होगा? तो धनात्मक हुआ। यदि सहसंबंध यदि बढ़ रहा है, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, या प्लस हो रहा है तो साथ साथ हो रहा है, माइनस हो रहा है तो साथ साथ हो रहा है, माइनस भी होगा, तो ये भी कैसा संबंध है? धनात्मक सहसंबंध होगा। बढ़े या घटे, यदि एक दिशा में जा रहे हैं दोनों तो धनात्मक होगा। वही यदि एक प्लस हो रहा है तो एक माइनस हो रहा है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। एक ऋणात्मक हो रहा है, एक ऋणात्मक हो रहा है तो भी वही, मतलब एक ऋणात्मक हो रहा है और एक प्लस हो रहा है तो भी एक ऋणात्मक सहसंबंध होगा। यानी सेम कंडीशन है तो सहसंबंध धनात्मक होगा, और विपरीत संबंध है तो सहसंबंध क्या होगा? ऋणात्मक होगा। प्रश्न नंबर 56, यदि एक चर बढ़ने पर दूसरा चर घटे तो कौन सा सहसंबंध कहलाता है? देखिए यहाँ पे समझिए क्या हो गया। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, पूर्ण सहसंबंध होगा, शून्य सहसंबंध होगा। यहाँ पे क्या दिया है? एक बढ़ रहा है मतलब प्लस हो रहा है, और एक घट रहा है दूसरा, तो कैसा होगा? तो यहाँ पे ऋणात्मक सहसंबंध होगा। यदि सेम होता, यदि बढ़ता तो धनात्मक होगा, यदि घटता तो भी धनात्मक होता। लेकिन एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है, या दूसरे के घटने पर दूसरा, पहले के घटने पर दूसरा बढ़ रहा है, तो ऋणात्मक सहसंबंध होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सहसंबंध का उदाहरण है? बताइए। आय उपभोग, मूल्य और मांग, ऑप्शन सी है गति एवं समय, ऑप्शन डी है ब्याज दर और निवेश। बताइए कौन धनात्मक सहसंबंध का उदाहरण है? धनात्मक मतलब बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है। देखिए, मूल्य और मांग, मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा, ये ऋणात्मक सहसंबंध है। गति जब बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, ये भी ऋणात्मक सहसंबंध है। ब्याज दर बढ़ेगा तो निवेश कम होगा, ये भी ऋणात्मक सहसंबंध है। लेकिन यदि आय बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा, ये धनात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। यानी जब यदि किसी की भी आय है, यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिल जाएगा, तब क्या आपका उपभोग बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। तो जब वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, तो धनात्मक सहसंबंध होगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए है आय उपभोग, मूल्य और मांग, ऊंचाई और वजन, और वर्षा और कृषि। बताइए ऋणात्मक सहसंबंध, क्या आय बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा, तो ये धनात्मक सहसंबंध है। ऊंचाई, जब किसी भी मतलब आप ही हैं, छोटे हैं तो ऊंचाई कम है, ऊंचाई कम है तो वजन कम है, ऊंचाई बढ़ेगी वजन बढ़ेगा, ये भी धनात्मक सहसंबंध है। वर्षा और कृषि, यदि बारिश इस समय हो रही है तो आप
धान की रोपाई कर रहे हैं, धान की रोपाई करेंगे, अच्छा बारिश होगी, अच्छा उपज होगा, यानी वो भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा, दोनों धनात्मक सहसंबंध है। लेकिन जो मूल्य और मांग है, यदि किसी वस्तु का मूल्य कम है तो उसकी मांग अधिक होगी, यदि उसका मूल्य अधिक हो गया तो मांग कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी ये ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। मुझको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से शून्य सहसंबंध का उदाहरण कौन सा है? जूते का आकार और बुद्धिमत्ता, आय और उपभोग, मूल्य और मांग, ऊंचाई और वजन, बताइए। तो देखिए, मतलब शून्य सहसंबंध का मतलब उससे कोई रिलेटेड लेन देन कुछ भी नहीं है। यानी जूते का आकार और बुद्धि से क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। आय बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा, धनात्मक सहसंबंध है। मूल्य मांग में विपरीत सहसंबंध है, ऋणात्मक सहसंबंध है। ऊंचाई और वजन में धनात्मक सहसंबंध है। लेकिन जूते का आकार और बुद्धिमत्ता से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए होगा। यानी मतलब जहां पे कोई रिलेशन ना हो तो वहां पे शून्य सहसंबंध होता है। प्रश्न नंबर 60, सहसंबंध का अर्थ कारण कार्य संबंध होता है, कथन। प्रश्न क्या दिया है? सहसंबंध का अर्थ कारण कार्य संबंध होता है, यह कथन है। ऑप्शन देखिए, मतलब सहसंबंध का अर्थ कारण कार्य संबंध होता है, यह कथन है, बताइए। सत्य है, असत्य है, कभी सत्य कभी असत्य, निर्णय सही नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 60, देखिए, सहसंबंध का अर्थ कारण कार्य संबंध होता है, यह कथन असत्य है। ऑप्शन बी सही होगा। क्यों असत्य है, आइए देखते हैं। सहसंबंध केवल दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक चर दूसरे के कारण है। ठीक, कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, यानी संबंध कारण कार्य संबंध सिद्ध नहीं करता। ऑप्शन 61 है, बताइए। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है 0 है या ओमेगा है, ऑप्शन बी है बीटा, ऑप्शन डी है म्यू। बताइए किससे प्रदर्शित किया जाता है? 61। तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक आर से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आर से, छोटा आर रहेगा। प्रश्न नंबर 62, यदि सहसंबंध गुणांक का मान प्लस 0.90 हो तो यह कथन किस प्रकार का संबंध है? प्रबल सहसंबंध, कमजोर सहसंबंध। ऑप्शन ए है प्रबल धनात्मक सहसंबंध, ऑप्शन बी है कमजोर धनात्मक सहसंबंध, ऑप्शन सी है प्रबल धनात्मक सहसंबंध, ऑप्शन डी है शून्य सहसंबंध। बताइए। प्रश्न नंबर 62, यदि सहसंबंध गुणांक का मान प्लस 0.90 हो तो यह किस प्रकार का सहसंबंध है? तो यह प्रबल धनात्मक सहसंबंध है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी सहसंबंध गुणांक +1 के निकट होता है तो दोनों चरों के बीच प्रबल धनात्मक सहसंबंध का माना जाता है। तो प्लस 0.90 बहुत उच्च धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 63, यदि सहसंबंध गुणांक का मान -0.95 हो तो यह किस प्रकार का सहसंबंध को दर्शाता है? प्रबल धनात्मक, ऑप्शन बी है कमजोर ऋणात्मक, प्रबल ऋणात्मक, ऑप्शन डी है शून्य धनात्मक। 63, तो क्या होगा? प्रबल ऋणात्मक सहसंबंध होगा, क्योंकि यह सहसंबंध गुणांक -1 के निकट है तो दोनों चरों के बीच प्रबल ऋणात्मक सहसंबंध होता है। R बराबर -0.95 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। प्रश्न नंबर 64, यदि सहसंबंध गुणांक का मान प्लस 0.02 है तो यह किस प्रकार का सहसंबंध को दर्शाता है? प्रबल धनात्मक सहसंबंध, कमजोर धनात्मक सहसंबंध, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, प्रबल धनात्मक सहसंबंध। 64, तो यह कमजोर धनात्मक सहसंबंध है। क्यों है, आइए बताते हैं। प्लस 0.02 सहसंबंध गुणांक का मान प्लस 0.02 है तो यह किस प्रकार का संबंध है? तो कमजोर सहसंबंध है, कमजोर धनात्मक सहसंबंध है। क्यों? प्लस 0.02 का मान 0 के निकट है, इसलिए अत्यंत कमजोर धनात्मक सहसंबंध है। मतलब जो 0 के निकट रहेगा प्लस या माइनस तो वो कमजोर होगा। यदि माइनस या प्लस, जब -1 और +1 के करीब रहेगा तो प्रबल रहेगा, तो माइनस रहेगा तो ऋणात्मक सहसंबंध और प्लस रहेगा तो धनात्मक सहसंबंध होगा।
ठीक। और जीरो के निकट होगा, माइनस रहेगा तो माइनस कमजोर, मतलब कमजोर धनात्मक सहसंबंध रहेगा, प्लस रहेगा तो, और माइनस रहेगा तो कमजोर ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा। ठीक। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सहसंबंध मापने की प्रयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है स्कैटर आरेख विधि, ऑप्शन बी है कैलकुलेशन विधि, ऑप्शन सी है स्पेयर क्रम सहसंबंध, ऑप्शन डी है चेन आधारित विधि। 65 का तो देखिए, स्कैटर आरेख विधि, कैलकुलेशन विधि और स्पेयर क्रम संबंध ये है, लेकिन चेन आधारित विधि ये नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। मापने की प्रयुक्त विधि नहीं है तो चेन आधारित विधि। चेन आधारित विधि का उपयोग सूचकांक संख्याओं में किया जाता है, जबकि सहसंबंध मापने की विधियां हैं स्कैटर डायग्राम, कैलकुलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, ये 3 है। प्रश्न नंबर 66, स्कैटर आरेख विधि क्या मापती है? स्कैटर आरेख विधि यानी स्कैटर डायग्राम मेथड क्या मापती है? ऑप्शन देखिए, सहसंबंध की दिशा एवं प्रकृति, माध्य माध्यिका मानक विचलन। प्रश्न नंबर 66, तो जो स्कैटर आरेख विधि है वह सहसंबंध की दिशा एवं प्रकृति को मापती है। ऑप्शन ए सही होगा। स्कैटर आरेख विधि क्या मापती है? तो सहसंबंध की दिशा एवं प्रकृति को मापती है। प्रश्न नंबर 67, स्पीयरमैन की क्रम सहसंबंध विधि का उपयोग मुख्यतः कब किया जाता है? प्रश्न क्या है? स्पीयरमैन की क्रम सहसंबंध विधि, बताइए। 67 नंबर का प्रश्न, स्पीयरमैन की क्रम सहसंबंध विधि का उपयोग मुख्यतः कब किया जाता है? क्या दिया है? स्पीयरमैन की क्रम सहसंबंध विधि का उपयोग मुख्यतः कब किया जाता है? ऑप्शन ए है आंकड़ों क्रम, जब आंकड़े क्रम में हो, ऑप्शन बी है आंकड़े वर्गीकृत हो, ऑप्शन सी है आंकड़े सतत हो, ऑप्शन डी है केवल समय श्रेणी हो। बताइए, स्पीयरमैन की जो क्रम सहसंबंध विधि का उपयोग मुख्यतः कब किया जाता है? प्रश्न नंबर 67, तो कब किया जाता है? तो जब आंकड़े क्रम में हो। स्पीयरमैन की क्रम सहसंबंध विधि का उपयोग मुख्यतः तब किया जाता है जब आंकड़े क्रम में हो। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 68, स्पीयरमैन की क्रम सहसंबंध विधि का प्रतीक क्या है? बताइए। स्पीयरमैन का आर, छोटा आर, या रो, या बीटा, या ओमेगा। तो क्या होता है? रो। ये इसका सिंबल है, रो इसे कहा जाता है। ऑप्शन, अरे प्रश्न 69, स्पीयरमैन के क्रम सहसंबंध का सूत्र क्या है? बताइए। रो बराबर 1 माइनस कोष्टक में 3 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन कोष्टक में एन स्क्वायर माइनस 1, या बी आर बराबर, अरे आर बराबर मीन माइनस मोड पता में एच डी, और आर बराबर सी ओ बी एक्स वाई अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और सी बी बराबर ओमेगा अपॉन एक्स गुणे 100। बताइए, स्पीयरमैन का क्रम सहसंबंध का सूत्र कौन सा है? 69। तो अभी हम बताएंगे स्पीयरमैन के, अभी बताएंगे ना, स्पीयरमैन के क्रम सहसंबंध का गुणांक मतलब पी से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस ऑप्शन में तो एक ही न दिया है, केवल एक में दिया है, ऑप्शन ए। ऑप्शन सही होगा। रो बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1 होगा। याद कर लीजिएगा, सूत्र पूछता है। और ये बी वाला किसका सूत्र है? आर बराबर मीन माइनस मोड अपॉन एच डी। बताइएगा एक बार। देखिए, जो सूत्र है ना, इसमें रो बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1 है। डी क्रमों यानी रैंक का अंतर है। डी क्या है? रैंक का अंतर है, और एन क्या है? प्रेक्षणों की संख्या है। प्रश्न नंबर 70, स्पीयरमैन की क्रम संबंध सहसंबंध विधि का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन की क्रम सहसंबंध विधि का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, आर एस फिशर ने। प्रश्न नंबर 70, तो जाहिर सी बात है, जिसका नियम है वही तो करेगा। चार्ल्स स्पीयरमैन ने किए थे। स्पीयरमैन के क्रम सहसंबंध विधि का प्रतिपादन कौन किए थे? चार्ल्स स्पीयरमैन किए थे। प्रश्न नंबर 71, सह प्रसरण क्या मापता है? सह प्रसरण क्या मापता है? दो चरों में संयुक्त परिवर्तन। ऑप्शन बी है केवल एक चर का फैलाव, ऑप्शन सी है केवल माध्य, ऑप्शन डी है केवल मानक विचलन। बताइए, प्रश्न नंबर 71 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो सह प्रसरण दो चरों में संयुक्त परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन ए सही होगा। याद करिएगा, सहसंबंध क्या मापता था? कुर्टोसिस क्या मापता था? विषमता क्या मापता था? ठीक, ऊपर क्लियर किया जा चुका है। अब है सह प्रसरण
क्या मापता है? तो दो चरों के संयुक्त परिवर्तन को, ऑप्शन ए सही होगा। यानी सप्रसरण दो चरों में होने वाले संयुक्त परिवर्तन को मापता है। यदि दोनों एक ही दिशा में बदलते हैं तो सप्रसरण धनात्मक और विपरीत दिशा में बदलते हैं तो ऋणात्मक होगा। कंसेप्ट है, इसीलिए प्रश्न बनेगा पीछे। देखिए आगे प्रश्न नंबर 72 है, यदि सप्रसरण धनात्मक हो तो इसका क्या अर्थ है? बताइए, अभी बताई हूँ। ऑप्शन ए है दोनों चर एक दिशा में बदलेंगे, ऑप्शन बी है दोनों चर विपरीत दिशा में बदलेंगे, ऑप्शन सी है दोनों में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी है दोनों चर समान होंगे। तो धनात्मक होंगे तो दोनों चर एक ही दिशा में बदलेंगे और ऋणात्मक होंगे तो क्या होगा? दोनों विपरीत दिशा में बदल, मतलब दोनों एक आगे बढ़ेगा तो एक पीछे होगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 73 है, यदि सप्रसरण ऋणात्मक है तो इसका अर्थ क्या होगा? बताइए। दोनों एक ही दिशा में बदलते हैं, दोनों विपरीत दिशा में बदलते हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है तो दोनों समान होते हैं, तो दोनों विपरीत दिशा में बदलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 74, प्रतिगमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिग्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रसरण मापना, भविष्यवाणी करना, मध्य ज्ञात करना, वर्गीकरण करना। बताइए 74 को। तो प्रतिगमन का मुख्य उद्देश्य भविष्यवाणी करना होता है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। प्रतिगमन का मुख्य उद्देश्य चर के आधार पर दूसरे चर के मान का पूर्वानुमान या अनुमान करता है। प्रश्न नंबर 75 है, प्रतिगमन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी है फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन डी है चार्ल्स स्पीयरमैन, ऑप्शन डी है आर ए फिशर। तो प्रतिगमन रिग्रेशन का प्रतिपादन फ्रांसिस गाल्टन ने किए थे। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 76 है, सरल रैखिक प्रतिगमन में कितने चर होते हैं? ध्यान दीजिएगा, सरल रैखिक प्रतिगमन में कितने चर होते हैं? ऑप्शन है 1 2 3 4। बताइए। 76 कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। यानी सरल रैखिक प्रतिगमन में 2 चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है और एक आश्रित चर होता है। प्रश्न नंबर 77 है, प्रतिगमन विश्लेषण में आश्रित चर को सामान्यतः किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है एक्स, ऑप्शन बी है वाई, ऑप्शन सी है जेड, ऑप्शन डी है आर। प्रश्न नंबर 77 बताइए। ऑप्शन ए है। तो किससे दर्शाया जाता है? वाई से। वाई से दर्शाया जाता है। यानी प्रतिगमन विश्लेषण में आश्रित चर को सामान्यतः वाई से दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 78 है, प्रतिगमन विश्लेषण में स्वतंत्र चर को सामान्यतः किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? एक्स से, वाई से, आर से, जेड से। 78 तो किससे दर्शाया जाता है? एक्स से। मतलब स्वतंत्र चर को एक्स से और सामान्य स्वतंत्र चर को एक्स से और आश्रित चर को वाई से दर्शाया जाता है। यहाँ पे क्या पूछा गया था? आश्रित चर। आश्रित चर को वाई से दर्शाया जाता है और स्वतंत्र चर को एक्स से दर्शाया जाता है प्रतिगमन विश्लेषण में। चलिए प्रश्न नंबर 79 बताइए। सरल रैखिक प्रतिगमन का सामान्य समीकरण क्या है? बताइए। y बराबर a प्लस बी एक्स, या x बराबर a y प्लस बी, या सी ऑप्शन है y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऑप्शन डी है डी y बराबर x प्लस a स्क्वायर। 79 का कौन सा उत्तर सही होगा? तो क्या होगा? सरल रैखिक प्रतिगमन का सामान्य समीकरण ऑप्शन ए होगा, y बराबर a प्लस बी एक्स होगा। ऑप्शन ए सही है। और जहां पे ए क्या है? इंटरसेप्ट है और बी क्या है? रिग्रेशन है। 80 नंबर का प्रश्न है, प्रतिगमन गुणांक को सामान्यतः किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? प्रतिगमन गुणांक यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? ए से, ऑप्शन बी है बीटा से, ऑप्शन सी है इसको क्या कहा जाता है? ओमेगा, और ऑप्शन डी है म्यू 80। तो किससे दर्शाया जाता है? प्रतिगमन गुणांक को यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट को सामान्यतः किससे दर्शाया जाता है? बीटा से। ऑप्शन बी सही होगा। प्रतिगमन गुणांक को सामान्यतः बी या बीटा से दर्शाया जाता है। यह बताता है कि x में एक इकाई परिवर्तन होने से y में कितना परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 81, प्रतिगमन गुणांक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। वर्गीकरण करना, भविष्य का अनुमान लगाना, माध्य ज्ञात करना, मानक विचलन ज्ञात करना। 81 रिग्रेशन एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? भविष्य का अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, यदि प्रतिगमन गुणांक धनात्मक है तो इसका अर्थ है x बढ़ने पर y बढ़ता है, x बढ़ने पर y घटता है, x और y में कोई संबंध नहीं है, y इससे रहता है। प्रश्न नंबर 82 रिग्रेशन कोएफिशिएंट का पॉजिटिव होता है।
इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए होगा, x बढ़ने पर y भी बढ़ता है जी, मतलब दोनों समान दिशा में बढ़ रहे हैं, घट रहा है तो घट रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो धनात्मक होगा। प्रश्न नंबर 83 है, यदि प्रतिगमन गुणांक का ऋणात्मक है तो इसका अर्थ क्या होगा? जब प्रतिगमन गुणांक ऋणात्मक है तो क्या होगा? x बढ़ने पर y बढ़ता है, ऑप्शन बी है x बढ़ने पर y घटता है, और x y में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी है x y इससे रहता है। तो प्रतिगमन गुणांक ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? x बढ़ने पर y घटता है। प्रश्न नंबर 84, एक सरल रैखिक प्रतिगमन में रेखा कितनी होती है? 1 2 3 4 बताइए। 84 कितनी होती है? 2 होती है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रतिगमन विश्लेषण में 2 प्रतिगमन रेखाएं होती हैं, x ऑन y ऑन x रिग्रेशन लाइन और x ऑन y रिग्रेशन लाइन होता है। प्रश्न नंबर 85 है, 2 प्रतिगमन रेखाएं किस बिंदु से होकर गुजरती हैं? 0 0 1 1 x y और इन्फिनिटी इन्फिनिटी बताइए। 85 तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं रिग्रेशन लाइन x y से होकर गुजरती हैं, ऑप्शन सी सही होगा, 85 का सी। प्रश्न नंबर 86 है, यदि सहसंबंध गुणांक r बराबर ±1 हो तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं की स्थिति क्या होगी? एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी, परस्पर लंबवत होगी, समानांतर होगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो देखिए, यदि सहसंबंध गुणांक r बराबर ±1 है तो एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी प्रतिगमन रेखाएं, ऑप्शन ए सही होगा, 86 का ए। प्रश्न नंबर 87 है, यदि सहसंबंध गुणांक r बराबर 0 हो तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं कैसी होगी? एक दूसरे पर अध्यारोपित, समानांतर, लंबवत, वक्राकार। 87 तो कैसा होगा? जब 0 होगा तो परस्पर लंबवत होंगी, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 88 है, प्रतिगमन विश्लेषण में y ऑन x प्रतिगमन रेखाएं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? y ऑन x, ऑप्शन ए है x का मान y के आधार, y का मान x के आधार, ऑप्शन सी है केवल मीन ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन डी है केवल स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करने के लिए। 88 तो प्रतिगमन विश्लेषण में y ऑन x प्रतिगमन रेखाओं का उपयोग ऑप्शन बी होगा, y का मान x के आधार पर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 89 है, प्रतिगमन विश्लेषण में x ऑन y प्रतिगमन रेखा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है y का मान x के आधार, x का मान y के आधार, केवल मीडियन ज्ञात करने के लिए, केवल मोड ज्ञात करने के लिए। बताइए। प्रश्न नंबर 89 तो ऑप्शन बी सही होगा, x का मान y के आधार पर, यानी x ऑन y प्रतिगमन रेखा का उपयोग y के दिए गए मान के आधार पर x का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 90 है, प्रतिगमन एवं सहसंबंध के बीच मुख्यतः अंतर क्या है? ऑप्शन ए है सहसंबंध बताता है जबकि प्रतिगमन भविष्य करता है, यानी सहसंबंध संबंध बताता है जबकि प्रतिगमन भविष्यवाणी करता है, ऑप्शन बी है दोनों का अर्थ समान है, ऑप्शन सी है प्रतिगमन केवल प्रसरण मापता है, ऑप्शन डी है सहसंबंध केवल औसत बताता है। बताइए। प्रश्न नंबर 290 अब से 10 प्रश्न रह गए हैं, तो क्या होगा? सहसंबंध संबंध को बताता है जबकि प्रतिगमन भविष्यवाणी को बताता है। ध्यान दीजिएगा, सहसंबंध क्या करता है? संबंध को बताता है, और प्रतिगमन भविष्यवाणी को बताता है। और बताइए विषमता क्या बताती है और कुर्टोसिस क्या बताती है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 91 प्रतिगमन रेखा को सर्वोत्तम उपयुक्त रेखा किस विधि से प्राप्त होती है? यानी जो प्रतिगमन रेखा को सर्वोत्तम उपयुक्त रेखा किस विधि से प्राप्त होती है? न्यूनतम वर्ग विधि से, स्कैटर डायग्राम मेथड से, रैंक मेथड से, चेन बेस्ड मेथड से। 91 का तो किससे? न्यूनतम वर्ग विधि से, ऑप्शन ए सही होगा। यानी प्रतिगमन रेखा का निर्धारण न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है जिसमें त्रुटियों के वर्गों का योग न्यूनतम हो जाता है। प्रश्न नंबर 92 है, यदि प्रतिगमन गुणांक का मान 0 हो तो इसका अर्थ क्या होगा? दोनों चर पूर्णतः धनात्मक होगा, दोनों चर पूर्णतः ऋणात्मक होगा, स्वतंत्र चर और आश्रित चर से कोई रैखिक प्रभाव नहीं होगा, दोनों समान होगा। बताइए। 92 का तो जब प्रतिगमन गुणांक का मान 0 होगा तो स्वतंत्र और आश्रित चर पर कोई रैखिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 93 है, सूचकांक संख्या क्या है? बताइए। अब टॉपिक बदल गया है, बताइए। सूचकांक संख्या क्या है? औसत का माप है, ऑप्शन बी है समय के साथ परिवर्तन का सांख्यिकीय माप है, ऑप्शन सी है प्रसरण का माप है, ऑप्शन डी है सहसंबंध का माप है। 93
तो क्या है? सूचकांक समय के साथ परिवर्तन का सांख्यिकी माप है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी सूचकांक संख्या वह सांख्यिकी माप है जो समय, स्थान अथवा अन्य परिस्थितियों के अनुसार किसी चर में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 294 है, सूचकांक संख्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? औसत ज्ञात करना, परिवर्तन की तुलना करना, सहसंबंध ज्ञात करना, प्रतिगमन ज्ञात करना। बताइए। तो सूचकांक संख्या का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन की तुलना ज्ञात करना है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 295 है, आधार वर्ष क्या होता है? बताइए। वर्तमान वर्ष वह वर्ष जिससे तुलना की जाती है। भविष्य की वर्ष अधिकतम मूल्य वाला वर्ष। तो आधार वर्ष वह वर्ष जिसकी तुलना की जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 96 है, आधार वर्ष का सूचकांक सामान्यतः कितना माना जाता है? 0, 10, 100 या 1000। आधार वर्ष का सूचकांक सामान्यतः कितना माना जाता है? ऑप्शन ये रहा। तो कितना माना जाता है? 100 माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सूचकांक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, ऑप्शन बी है साक्षरता दर, ऑप्शन डी है जन्म दर, ऑप्शन डी है मृत्यु दर। मूल्य सूचकांक का उदाहरण कौन सा है? तो सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये प्राइस इंडेक्स का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही होगा। और सीपीआई क्या करता है? वस्तु एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। बताइए। 298 नंबर का प्रश्न, थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई मुख्यतः किसके मूल्यों में परिवर्तन को मापता है? ऑप्शन ए थोक मूल्यों के थोक स्तर पर वस्तुओं के मूल्य, ऑप्शन बी है खुदरा स्तर पर वस्तुओं के मूल्य, ऑप्शन सी है केवल कृषि उत्पादों के मूल्य, ऑप्शन डी है केवल सेवाओं का मूल्य। दोस्तों बता दें, और शेष 2 प्रश्न बचे हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही रहा, और हमारे पढ़ाने में कोई कमी रही तो भी बताइएगा, मैं उसे स्वीकार करूंगी, अपने में सुधार करूंगी। और बताइएगा कि और किस टॉपिक पे आप लोगों को मैराथन चाह रहा है। और हमारे चैनल पर यूपी टीजीटी पीजीटी जैसी इकोनॉमिक्स या जहाँ भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है उन सब की तैयारी कराई जाती है। आप बेझिझक इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक मुख्यतः किसके मूल्य को परिवर्तन को मापता है? तो 98। तो थोक स्तर की वस्तुओं का के मूल्यों का यानी प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ होलसेल लेवल। डब्ल्यूपीआई किसका? थोक स्तर पर वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को मापता है। और बताइए सीपीआई खुदरा स्तर पर वस्तुओं के मूल्य को मापता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही होगा। और 99 प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूचकांक खुदरा स्तर का मूल्य परिवर्तन को कौन मापता है? वही प्रश्न उलट दिया। थोक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। तो खुदरा के लिए सीपीआई है। ऑप्शन बी सही होगा। और देखिए, जो थोक मूल्य सूचकांक है वो डब्ल्यूपीआई मापता है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक आईआईपी, मानव विकास सूचकांक एचडीआई। प्रश्न नंबर आज का रहा ये अंतिम सवाल, और जो मैराथन टॉपिक वाइज चल रही थी उसका ये अंतिम है, क्योंकि मैं 3 मैराथन में कंप्लीट स्टैटिक्स को टॉपिक वाइज कंप्लीट किया हूँ। और इसके बाद क्या आएगा? 65 प्रश्नों का मॉडल पेपर, क्योंकि एएसओ में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 65 प्रश्न स्टैटिक्स से पूछे जाते हैं और शेष प्रश्न यूपी स्पेशल और कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कंप्लीट 100 प्रश्नों का मॉडल पेपर कराऊं या स्टैटिक्स का, ओनली स्टैटिक्स का। यदि ओनली स्टैटिक्स का लिखिएगा, स्टैटिक्स का बस पैसा चाहिए तो, या 100 चाहिए तो 100 लिखिएगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक के संबंध सही है? बताइए। ऑप्शन ए सूचकांक समय संख्या के साथ होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को मापता है, ऑप्शन बी है सूचकांक संख्या केवल औसत ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है, ऑप्शन सी है सूचकांक संख्या केवल सहसंबंध ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है, ऑप्शन डी है सूचकांक संख्या केवल प्रतिगमन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है। बताइए। प्रश्न नंबर 300। तो क्या होगा? सूचकांक समय संख्या समय के साथ होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को मापती है। दोस्तों, इस प्रकार हमारा स्टैटिक्स, कंप्लीट स्टैटिक्स जो टॉपिक वाइज चल रही थी, 100 प्रश्नों में 300 प्रश्नों में मैं कंप्लीट स्टैटिक्स को कवर कर ली हूँ, जो एएसओ
परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एएसओ के साथ साथ जहाँ भी इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स पूछा जाता है, जैसे पीजीटी, जीएससी, डीएसएसबी, अन्य टीचिंग, केडीएस, एनबीएस, वहाँ भी ये कारगर होगा क्लास। ठीक है, चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया, आभार। और एक बार और याद दिला दूं कि यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेशन कैसा लगा, सेशन में कुछ कमी रही और कमी रहेगी तो बताएंगे तो हम सुधार जरूर करेंगे। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मन लगाकर पढ़िए, 2026 टारगेट है, पक्का सरकारी नौकरी।